दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में। और आज हम फिर बात करेंगे लखीमपुर खीरी की। आखिर लखीमपुर खीरी में अब तक क्या हुआ है और वो जो पूरा मामला राजनीतिक हो चुका है, जिस तरह से राजनीतिक दल और राजनीतिक दलों के नेता वहां पर जाकर एक तरह से परिवार के प्रति सहानुभूति दर्ज करना चाहते हैं, तो उस मामले में आखिर क्या हुआ है और किस तरह से पॉलिटिक्स शेपअप कर रही है, मुख्य रूप से जो मुख्य बिंदु हैं उस पर सरकार क्या कर रही है, तो इन मामलों की हम बात करेंगे प्योर पॉलिटिक्स में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आखिर जो मसला है उसमें अभी तक डेवलपमेंट क्या हुआ है। जिस तरह से किसानों की जान गई है और इसके अलावा जो 4 व्यक्ति मारे गए हैं, तो उसमें अब तक क्या हुआ है। आपने देखा होगा कि एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर की कॉपी के मुताबिक एफआईआर जो कहता है, जिसमें कि चश्मदीद ने जो एफआईआर दर्ज कराया है, उसके मुताबिक जो गाड़ी थी, 3 गाड़ियां हैं, कुल मिलाकर 3 गाड़ियों की कहानी है। और उसमें एक गाड़ी जो थार के ऊपर जो सबसे ज़्यादा संदेश, सबसे ज़्यादा जो निशाना बनाया गया है उस थार गाड़ी को लेकर, तो 3 गाड़ियों में से जो काफिला था उसमें एक थार गाड़ी का काफिला था, जिसमें कि मंत्री महोदय के पुत्र बैठे हुए थे, बाईं तरफ बैठे हुए थे। ये चश्मदीद का बयान है जो एफआईआर में दर्ज कराया गया है कि मंत्री महोदय के जो बेटे थे वो बाईं तरफ बैठे हुए थे। और ये भी कहा गया है कि उस काफिले में जो उनके समर्थक थे वो गोलियां चला रहे थे। हालांकि जो ऑटोप्सी की रिपोर्ट आई है, जो परिवार का एक व्यक्ति मारा गया जिसकी ऑटोप्सी और दोबारा 2 ऑटोप्सी हुई है, उसमें इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि उसकी गोली लगने से मौत हुई है। लेकिन एफआईआर में निश्चित रूप से ये कहा गया है कि जो समर्थक थे वो गोलियां चला रहे थे। अब वो गोलियां कहाँ चला रहे थे, हवा में चला रहे थे या फिर किसानों के ऊपर चला रहे थे, ये सब सारी बातें इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगी, जो जुडिशियल इंक्वायरी गठित की गई है। दूसरा जो मसला इसमें है कि जो अमूमन जैसे कानून जो काम करता है, जब किसी मामले पे एफआईआर दर्ज होती है तो पुलिस उस मामले की इन्वेस्टिगेशन करती है। प्राइमा फेसी जब पुलिस को लगता है कि इसमें जो संदेह की सुई है और फिर तमाम उनके पास जो अपने इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कानून के, जिसमें वो कॉल डिटेल्स के आधार पर, लोकेशन के आधार पर, चश्मदीद के बयान के आधार पर, कई सारे साक्ष्यों के आधार पर वो उस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हैं और उसके बाद उन्हें लगता है कि इसमें कोई व्यक्ति जिसका एफआईआर में नाम दर्ज है वो सचमुच गिल्टी है, तो वो उसे अरेस्ट करती है। अब ये अलग बात है कि इस केस में तकरीबन तीसरा दिन है आज, और तीसरे दिन के बाद भी अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्योंकि सरकार का ये कहना है जो इंटरवेंशन अभी तक सरकार की तरफ से हुए हैं उसकी भी हम चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि सरकार इस पे क्या कर रही है इस मसले पर। अभी तक तो पुलिस की तरफ से अभी कोई अरेस्ट नहीं हुआ है। ये कहा जा रहा है कि किसी भी समय जो मंत्री महोदय के बेटे हैं वो गिरफ्तार हो सकते हैं या फिर वो सरेंडर कर सकते हैं, क्योंकि मंत्री महोदय का ये कहना है कि उनका बेटा फरार नहीं है, यानी कि वो लखीमपुर खीरी में ही है, तो सरेंडर करने की बात नहीं है, पुलिस उन्हें अरेस्ट करेगी। पुलिस को ये लगेगा कि उनके खिलाफ सारे एविडेंस हैं कि वो उस केस में शामिल थे और उनकी जो गाड़ियां थी उनने किसानों को रौंदा है, किसानों के ऊपर वो गाड़ियां चढ़ते हुई गई है जिसमें उनकी मौत हुई है। पुलिस जो छानबीन कर रही है उसका पहला ये तकनीकी पहलू है। दूसरी जो कहानी है कि इसमें पहला पार्ट है इन्वेस्टिगेशन का। इन्वेस्टिगेशन में जो सवाल उठ रहे हैं कि क्या देरी हो रही है, क्योंकि 3 दिन के बाद भी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मामला इतना हाई प्रोफाइल है और साथ में किसानों की जान गई है, उसमें साथ में 4 अन्य व्यक्तियों की भी जान गई है, जिसमें कि बीजेपी के कार्यकर्ता और एक जर्नलिस्ट की जान गई है। तो पुलिस इतनी देरी क्यों कर रही है? पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन में, जबकि उसके पास चश्मदीद के बयान हैं और ये सारी रिपोर्ट में कोई एक रिपोर्ट की बात नहीं हो रही है, ढेर सारे चश्मदीदों ने इस बात की गवाही दी है कि मंत्री महोदय का बेटा जो था वो उस गाड़ी में था। सिर्फ जो एक उसके उलट का वर्जन है वो खुद मंत्री महोदय यानी कि मिश्रा जी का बयान है, जो मिश्रा जी ने कहा है बार बार कि उनका जो बेटा था वो दंगल कुश्ती का जो कार्यक्रम था उसमें वो मौजूद था और वो उस घटनास्थल पर नहीं था। लेकिन उसके समानांतर सैकड़ों ऐसे बयान हैं, सैकड़ों आई विटनेसेस के बयान हैं जो कहते हैं कि जिस काफिले से किसानों की मौत हुई, जो गाड़ियों से किसानों को रौंदा गया, वो जो काफिला था उसमें मंत्री महोदय का बेटा मौजूद था, वो दाईं तरफ बैठा हुआ था, बाईं तरफ, और
गोलियां उसमें से चलाई जा रही थी। गोलियां किसी को लगी या नहीं लगी, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अब दूसरा जो इस पूरे मामले पर जो राजनीति हो रही है वो दो तरह की राजनीति हो रही है। पहली जो राजनीति हो रही है कि विपक्ष जो है उस मौके पर उस घटनास्थल पर पहुंचना चाहता है, और वो किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी डेमोक्रेसी में अपोजिशन पार्टियों का ये अधिकार है। क्योंकि अगर उस आर्गुमेंट को आप कहेंगे कि विपक्ष मामले को भड़काना चाहता है, लाशों पर राजनीति करना चाहता है, तो उस आर्गुमेंट के हिसाब से तो पश्चिम बंगाल में जिस तरह से बीजेपी आरोप लगाती रही है कि ममता बनर्जी की पार्टी ढेर सारे पॉलिटिकल किलिंग में शामिल रही है और ढेर सारे लोगों के सैकड़ों से ज़्यादा लोगों की जाने गई है, तो वहाँ पर बीजेपी क्यों वहाँ पे जाकर धरना स्थल पर प्रोटेस्ट करती रही? उस हिसाब से तो बीजेपी को भी नहीं जाना चाहिए था। तो इसलिए अपोजिशन पार्टी का एक राइट है कि उसे जाने दिया जाए, वहाँ पर जाकर वो मृतक के परिवारों से जाएं, मिलें, उनको ढांढस बनाएं, उनकी हेल्प करें इस क्राइसिस के समय में, और हेल्प करने के साथ में एक सरकार के ऊपर दबाव बनाने का भी जो अपोजिशन का रोल है, विपक्ष का रोल है, उसका वो जिम्मेदारी से पालन करे। अब इसमें आपने देखा कि किस तरह से तमाम प्रियंका गांधी से लेकर तमाम नेताओं को डिटेन किया गया, उसकी भी एक पॉलिटिक्स हुई है। अब उसकी पॉलिटिक्स क्या हुई है, जरा ये समझते हैं। कांग्रेस का जो आरोप है, जो राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राहुल गांधी ने दो आरोप लगाए। पहला आरोप उन्होंने ये लगाए कि सेलेक्टेड तरीके से कुछ पार्टियों को वहां जाने दिया गया, जिसमें से तृणमूल कांग्रेस के जो नेता हैं वो घटनास्थल पे पहुंच गए। इसके अलावा भीम आर्मी के जो चीफ हैं चंद्रशेखर, वो घटनास्थल पे पहुंच गए। कांग्रेस को जाने नहीं दिया गया और समाजवादी पार्टी को नहीं जाने दिया गया। अब इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या हो सकती है? क्या जानबूझकर ऐसा किया गया, या फिर भीम आर्मी के जो चीफ हैं और तृणमूल कांग्रेस के जो नेता हैं वो इतने चालाक हैं, इतने एक्सपर्ट हैं कि वो गलियों से होते हुए, गांव से होते हुए, और जहां पर हजारों पुलिस बल की तैनाती है वहां पर वो सबको चकमा देते हुए उस घटनास्थल पर पहुंच गए? क्या ऐसा हो सकता है? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब सरकार को देना होगा। कई सारे लोगों का ये भी कहना है कि इसके पीछे की भी एक पॉलिटिक्स है। वो पॉलिटिक्स क्या है, थोड़ा उसको समझ लेते हैं कि आखिर तृणमूल कांग्रेस के नेता भीम आर्मी के चंद्रशेखर वहां पहुंच जाते हैं और बाकी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के नेता वहां पे क्यों नहीं पहुंच पाते? इसके पीछे की जो पॉलिटिक्स है, कई सारे लोग ये हैं जो जानकार ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में, यूपी में योगी आदित्यनाथ या बीजेपी को ये लगता है कि उनकी जो प्रिंसिपल राइवल पार्टी है, जो मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी है, वो समाजवादी पार्टी है। क्योंकि समाजवादी पार्टी का गांव में, देहात में, ब्लॉक स्तर पर, बूथ स्तर पर उनका नेटवर्क है, वो सत्ता में राज कर चुके हैं। कांग्रेस हाशिए पर है। तो बीजेपी को जो असली डर है वो समाजवादी पार्टी से है, न कि कांग्रेस से है। और बीजेपी को लगता है कि अगर कांग्रेस का थोड़ा सा ग्राफ बढ़ेगा तो समाजवादी पार्टी का जो ग्राफ है वो नीचे जाएगा। तो इसलिए पहले अखिलेश यादव को वहां पे जाने से रोका गया कि अखिलेश यादव वहां पे पहुंच करके कहीं अपनी राजनीति न करने लग जाएं। और चूंकि इस पूरे मसले में अगर देखें कि सबसे ज़्यादा अगर पॉलिटिकली इस पे थोड़ा सा हम राजनीतिक चश्मे से देखते हैं इस पूरे घटना को, इस पूरे घटनाक्रम में अगर सबसे ज़्यादा किसी का नुकसान हुआ है तो निश्चित रूप से बीजेपी का नुकसान हो रहा है। एक जो नैरेटिव जा रहा है कि सरकार किसानों के खिलाफ है, सरकार ने पहले किसानों की बातें नहीं मानी, 600 से ज़्यादा किसानों की जान गई, और अब तो किसानों के शरीर पर गाड़ियाँ बुलडोज किया जाने लगा है, सत्ता की हनक यहाँ तक पहुँच गई है। लेकिन अगर किसी का फायदा होता दिख रहा है, कम से कम नैरेटिव में, टेलीविजन कैमरों के सामने, भले वो वोट में तब्दील ना हो, चूंकि कांग्रेस का जनाधार बहुत ही कमजोर है, तो वो सबसे ज्यादा जो फायदा होता दिख रहा है वो कांग्रेस का होता दिख रहा है। तो अगर कांग्रेस पार्टी थोड़ी सी ऊपर जाएगी तो समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से थोड़ी सी नीचे आएगी, क्योंकि वोटों का डिवीजन होगा। वो कांग्रेस पार्टी एक वोट कटवा पार्टी के रूप में समाजवादी पार्टी का वोट काटेगी, एंटी इनकम्बेंसी का जो वोट है उसको काटेगी। तो क्या कहीं ये स्ट्रैटेजी तो नहीं थी, क्या ये राजनीति तो नहीं थी कि समाजवादी पार्टी को नहीं रोका गया? तृणमूल कांग्रेस, जो एक तरह से बीजेपी को ये लगता है कि तृणमूल कांग्रेस कहीं ना कहीं कई सारे राज्यों में कांग्रेस का वोट काट सकती है, तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां पहुंच जाते हैं, भीम आर्मी के नेता पहुंच जाते हैं जो मायावती की राइवल हैं, यानी कि बीएसपी का वोट जो काटेंगे वो चंद्रशेखर काटेंगे, तृणमूल कांग्रेस जो है वो कांग्रेस का वोट काटेगी, और समाजवादी पार्टी का वोट काटने के लिए कांग्रेस को थोड़ा सा लिफ्ट दिया गया।
क्या ये सब एक कोइंसिडेंस है या फिर ये बहुत ज़्यादा रीड करना है इस पूरे मसले पर? खैर, जो भी अगले 1-2 दिनों में ये पता चलेगा। ये भी खबरें आ रही हैं कि राहुल गांधी और उनके 3 सदस्यों की टीम को लखीमपुर खीरी जाने का सरकार एक तरह से उनको हरी झंडी दे रही है। और अगर ऐसी बात आती है तो निश्चित रूप से इसमें ढेर सारे सवाल पूछे जाएंगे कि अखिलेश यादव को क्यों नहीं जाने दिया गया, राहुल गांधी को क्यों अलाउ किया गया। तीसरा जो पक्ष है, जो सबसे इस समय इस पूरे घटनाक्रम पे सबकी जो नज़रें हैं, सरकार, यानी कि सरकार नाम की जो संस्था है वो दिल्ली में बैठी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी में योगी आदित्यनाथ। और घटनाक्रम के बाद से तकरीबन 5 ऐसे इंगेजमेंट हुए हैं जहां पे सरकार को उस घटना के बारे में बताने का या उस घटना पर इंटरवीन करने का मौका दिखा है। पहला, जैसे कि घटना के बाद ये कहा जा रहा था कि बीजेपी में चुप्पी है, बीजेपी इस घटने को कैसे ले। इस पे पहले शुरुआत में बीजेपी ने एक रिएक्शन दिया, उन्होंने कहा कि किस तरह से उसमें खालिस्तानी लोग शामिल थे, लेकिन इक्का दुक्का ट्वीट के बाद बीजेपी ने उस नैरेटिव को आगे नहीं बढ़ाया। पहला जो इंटरवेंशन हुआ वो सिद्धार्थ नाथ सिंह, जो बीजेपी के राज्य के प्रवक्ता भी हैं और योगी सरकार में मंत्री भी हैं, आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो मोटा मोटी बातें कही, पहला ये बात कही कि कांग्रेस एक तरह से पॉलिटिकल टूरिज्म करना चाहती है, प्रियंका गांधी भी वही करना चाहती हैं, और सरकार जो है वो दोषियों को बिल्कुल कटघरे में खड़ा करेगी। दूसरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ वो संबित पात्रा का हुआ, जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उनके निशाने पर भी राहुल गांधी थे, और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी कुल मिलाकर जमा जोड़ था, जो निचोड़ था वो राहुल गांधी को टारगेट कर रहे थे कि राहुल गांधी एक अपॉर्चुनिज्म की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, ऐसे समय में जब क्राइसिस है, हादसा हुआ है, शांति व्यवस्था को भंग करना चाहते हैं। तीसरा जो इंटरवेंशन था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लखनऊ में थे कल, जब उन्होंने एक कार्यक्रम को वहाँ पे एड्रेस किया, एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखीमपुर खीरी की घटना पे कुछ भी नहीं बोला। और वो प्रधानमंत्री का एक टिपिकल स्टाइल भी है कि जब इस तरह के क्राइसिस आते हैं या जब इस तरह के हादसे होते हैं तो प्रधानमंत्री चुप्पी साध लेते हैं, सरकार को काम करने देते हैं, वो रिएक्ट नहीं करते। क्योंकि पिछले 2 दिनों में आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री कई लोगों से मिले हैं, जिसमें कि राकेश झुनझुनवाला जो इन्वेस्टर हैं, उनसे मिलने पे काफ़ी सारे लोगों ने प्रतिक्रिया की कि प्रधानमंत्री के पास समय है राकेश झुनझुनवाला से मिलने के लिए, लेकिन लखीमपुर खीरी के मुद्दे पर बात करने के लिए उनके पास समय नहीं है। उसी तरह से रामायण सीरियल के जो प्रमुख अभिनेता थे, उनकी मौत पर टिप्पणी करने का उनके पास समय है, लेकिन किसानों की मौत पर टिप्पणी करने का उनके पास समय नहीं है। तो इस तरह की ढेर सारी प्रतिक्रियाएं, लेकिन प्रधानमंत्री का जो एक टिपिकल स्टाइल रहता है कि उसके अनुरूप ही उन्होंने अपना कंडक्ट किया है कि वो सरकार को काम करने दे रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की है। इसके अलावा प्रधानमंत्री इस समय भी मध्य प्रदेश की एक कॉन्फ्रेंस को एड्रेस कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ बनारस जा रहे हैं। तो सरकार का जो इंटरवेंशन है, सबसे बड़ी नज़र, सबसे बड़ा जो सवाल है वो सरकार के इंटरवेंशन पे है कि सरकार दोषियों को कब गिरफ्तार करती है, क्योंकि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक में बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी की सरकार अगर वहाँ पर दोषियों को गिरफ्तार करने में देरी करती है तो एक मैसेज ये जाएगा कि सरकार कहीं ना कहीं दोषियों को बचाने की लीपापोती करने की कार्रवाई कर रही है। क्योंकि जो आरोपी हैं उनके पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, पुलिस उनके जिम्मे आता है, यूपी से ताल्लुकात रखते हैं, तो कैसे पुलिस वाले उन सबूतों को नहीं मिटाएंगे? ये ढेर सारे सवाल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पे खड़े होंगे और आने वाले दिनों में पूछे जाएंगे जब तक कि वो गिरफ्तार नहीं होते हैं। लेकिन बीजेपी के जो लोग हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, वो कहते हैं कि पुलिस एक अपने ढर्चे से काम करती है, और चूंकि अभी मौका नहीं आया है अरेस्ट होने का, और चूंकि ये मामला थोड़ा सा जब शांत हो जाएगा, थोड़ी सी इसमें जब गर्मी जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो उसके बाद उन्हें अरेस्ट किया जाएगा। और वो समय हो सकता है कि आज या कल कभी भी हो सकता है कि उन्हें अरेस्ट किया जाए। एक बीजेपी के काम करने का तरीका है कि सरकार बिल्कुल उस समय मौके पे चौका का जो मौका है वो विपक्ष को नहीं देना चाहती, तो इसलिए वो अरेस्ट का जो समय है हो सकता है कि डिले हो रहा हो। लेकिन इन सारे बातों में एक कम से कम निश्चित रूप से सवाल जो विपक्ष और तमाम उठेंगे कि सरकार को ऐसे मामलों पर संवेदनशील होकर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि जो गुस्सा है वो ठंडा हो सके, एक त्वरित न्याय की तरफ उस दिशा में कदम आगे बढ़ सके। शंकर अनिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।